वेलकम बैक इन वंस अगेन माय चैनल विच इज नेम फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो अपने संक्षिप्त वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और अपने आज के संक्षिप्त वीडियो में मैं चर्चा करूँगी मनोविज्ञान के 5वें संप्रदाय के बारे में, जो है मनोविश्लेषणवाद, यानी अंग्रेजी में उसे कहते हैं साइको एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। मनोविज्ञान के अन्य संप्रदायों से पर्याप्त भिन्न मनोविश्लेषणवाद का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। मनोविश्लेषणवाद के अन्य संप्रदायों से ये भिन्न है, जो ये वाद है इसका मनोविश्लेषणवाद का प्रारंभ कब हुआ? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। विनीज चिकित्सक सिगमंड फ्रायड, जिनका कार्यकाल था 1856 से लेकर 1939 तक, को इसका जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे माना जाता है? विनीत चिकित्सक थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड और उनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1939 ईस्वी तक था। वो इनका जनक माना जाता है क्यों? मतलब कि उन्होंने ही, सिगमंड फ्रायड साहब जो थे, उन्होंने ही इसका मतलब प्रारंभ किया, इसको लाया, संज्ञान में लाया। लोग ने इसके बारे में जानना चाहा, रिसर्च की, इसका क्या योगदान रहा शिक्षा में, इस प्रकार से हम इसे समझते हैं। इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए कहा कि द्वंद्वों तथा मानसिक व्यतिक्रम के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन में छिपे रहते हैं। इन्होंने किस चीज़ को जोर दिया? किस पर? इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं, एक तो हमारा मानसिक है, जो चेतना में जो हम कर रहे हैं, जान रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जो इसको इनकी आइसबर्ग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इन्होंने किस पे जोर दिया? मनोविश्लेषणवाद पे, अचेतन मानसिक क्रियाओं पे, कि जो हमारे मस्तिष्क में मतलब मानसिक जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो अचेतन अवस्था में, जिनको हम नहीं जाने, तो मनोविश्लेषणवाद में इसको हम जानेंगे, समझेंगे तथा इसको महत्व दिया गया, इस बात पर बल दिया गया। फिर इन्होंने बताया कि द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब हम किसी द्वंद्व की स्थिति में फंस जाते हैं कि हमें इस धारा को मानना है या इस धारा को मानना है, तो हम सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मस्तिष्क में कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व हो जाता है, तो उसे हम मानसिक व्यतिक्रम यानी मेंटल डिसऑर्डर के अधिकांश मुख्य कारण जो है अचेतन में छिपे हैं। यानी जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं, उसके केस जो आ रहे हैं, स्टडी हो रही है उस पर, वो क्या है, हमारे सोचिए उस समय इन्होंने मतलब कि 1856 से 1939 इनका कार्यकाल रहा है। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब इन्होंने इस बारे में जोर दिया, चेतन मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में, तो ये सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था। फिर अचेतन के अध्ययन के लिए फ्रायड ने मनोविश्लेषण की एक नई मुख्य प्रविधि का आविष्कार किया। अचेतन के अध्ययन के लिए इन्होंने क्या किया? सिगमंड फ्रायड साहब ने मनोविश्लेषण की एक नई प्रविधि का आविष्कार किया, जो मुख्यतः मुक्त साहचर्य वाले विचार प्रभाव का स्वप्न विश्लेषण पर आधारित है। अचेतन के लिए सिगमंड फ्रायड साहब ने मनोविश्लेषण की एक नई प्रविधि का आविष्कार किया, जो मुक्त साहचर्य वाले विचार प्रभाव यानी फ्रीली एसोसिएटेड स्ट्रीम ऑफ थॉट्स तथा स्वप्न विश्लेषण यानी ड्रीम एनालिसिस पे आधारित है। काफ़ी लंबे समय तक मनोविश्लेषणवाद का मनोचिकित्सा के क्षेत्र में बोलबाला रहा एवं इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए। इस दिशा में जब ये सिगमंड फ्रायड साहब ने इस थ्योरी को लाया, इस बात को रखा, इस वाद को लाया, जब ये अचेतन का अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक प्रविधि तैयार की, जो स्वप्न में हम सोचते हैं, स्वप्न में जो विचार करते हैं, वो हमारे अचेतन मस्तिष्क से एक प्रक्रियाओं से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कहीं ना कहीं वो ज्वाइंट है, वो जुड़ाव है उसमें। तो इस प्रकार से हम इसे ऐसे समझते हैं। फिर इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक मनोविश्लेषणवाद का मनोचिकित्सा के क्षेत्र में बोलबाला रहा एवं इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए। कालांतर में यानी बाद में चलकर अल्फ्रेड एडलर, जिनका कार्यकाल था 1870 से 1937, तथा कार्ल जुंग, जिनका कार्यकाल था 1875 से 1901 आदि मनोविश्लेषणवादियों ने कुछ संशोधनों के साथ परंपरागत मनोविश्लेषणवाद के विचारों को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया, परंतु मनोरोगों की मनोचिकित्सा से अधिक संबंधित होने के कारण जो मनोरोग थे, मनोरोगों की मनोचिकित्सा से अधिक संबंधित होने के कारण मनोविश्लेषणवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दिया,
क्योंकि इसका संबंध किससे, मनोरोगों का मनोचिकित्सा से संबंधित थे ना वो, कि मन की चिकित्सा हम करते थे, तो इसलिए इसी मतलब कि इस मनोविश्लेषणवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दिया, केवल मनोचिकित्सा से लेकर ही सीमित था। फिर भी इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा जब कालांतर में अल्फ्रेड एडलर साहब तथा कार्ल जुंग ने मनोविश्लेषणवाद में कुछ संशोधनों के साथ परंपरागत मनोविश्लेषणवाद के विचारों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। फिर मनोविज्ञान के उपरोक्त वर्णित 5 समुदायों को मानव हथेली की 5 अंगुलियों के रूप में देखा जा सकता है, जो परस्पर भिन्न भिन्न होते हुए भी समन्वय रूपी पूर्ण व उपयोगी हथेली की रचना करते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सभी संप्रदाय पुराने पड़ गए हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अध्ययन में मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक व्यू तथा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यानी कॉग्निटिव व्यू पर अधिक जोर दिया जाता है। मास्लो, रोजर्स, आलपोर्ट आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया है। कुछ जो हैं मनोवैज्ञानिक जैसे कि मास्लो, रोजर्स, आलपोर्ट है, इन्होंने क्या किया है, मनोविज्ञानिकों ने मनोविज्ञान में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया है। मानवतावादी विचारधारा में मानव को यंत्रवत नहीं माना जाता है, वरन उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने तथा वातावरण के अनुकूल करने में समर्थ व प्रबुद्ध जीवधारी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस विचारधारा में व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकारते हुए स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तित्व विभिन्नता एवं व्यक्तिगत मूल्यों के अस्तित्व पर जोर दिया जाता है। मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण वातावरण के साथ अनुकूलन में संज्ञानात्मक योग्यताओं तथा प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है। एडवर्ड टॉलमैन तथा जीन पियाजे जैसे संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने मनोविज्ञान की 5वीं एवं आखिरी संप्रदाय के बारे में जाना, जो है मनोविश्लेषणवाद। इसका उदय कहाँ से हुआ, सिगमंड फ्रायड साहब ने इसके जनक थे। बाद में कालांतर में जो मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने इसे कैसे समझा तथा इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा या क्या संबंध इसका रहा मनोचिकित्सा से, इस प्रकार इसको हमने समझा, जाना। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लिए हेल्पफुल है, मददगार है मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इस संक्षिप्त वीडियो को समाप्त करती हूँ। अपने अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।